गलती तब होती है जब हम उसको एक ही संदर्भ में लेकर समझने का प्रयास करते हैं, जबकि यूपीएससी का पाठ्यक्रम अलग-अलग टॉपिक्स में, अलग-अलग संदर्भ में इस शब्द का इस्तेमाल करता है। तो एथिक्स शब्द का एक मतलब तो था ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी की कुल कितनी ब्रांचेस थी, ध्यान है आपको? 3 ब्रांचेस थी, जिनमें से पहली का नाम था एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा, दूसरी का मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा, और तीसरी एथिक्स यानी कि नीति मीमांसा। तो एथिक्स शब्द का एक अर्थ है फिलॉसफी विषय की एक ब्रांच, जिस मीनिंग को अभी के लिए हमने छोड़ दिया है, उसको बीच-बीच में लाएंगे और टॉपिक नंबर 5 में विस्तार में लेके आएंगे उसको। और एथिक्स का जो दूसरा अर्थ था वो था सोसाइटी के सेंस में, या सोशियोलॉजी में, समाजशास्त्र में हम जिस तरह से पढ़ते हैं उस सेंस में था। इस सेंस में एथिक्स क्या है, वहां से मैंने बात को शुरू किया था। यहां तक ध्यान है आप लोगों को? ठीक है। जैसे एकता कपूर के सीरियल्स में रिकैप आता है 5 मिनट का ना, शुरू में कल क्या हुआ था, कल किसने सिंदूर की डब्बी गिराई थी किसकी, वो उसके बाद शुरू होता है उसके आगे का। तो अब मैंने वहां तक पहुंचा दिया, अब देखें आगे, है ना? अब उसके बाद का हिसाब देखिए क्या है। तो सोसाइटी, मैंने कहा था कि सोसाइटी अपने आप में सिस्टम है। सोसाइटी सिस्टम्स ऑफ सिस्टम है, या सिस्टम ऑफ सिस्टम्स है, बहुत सारी व्यवस्थाओं से चलने वाली एक व्यवस्था। कोई भी स्कूल हो, कॉलेज हो, जैसे अपना इंस्टीट्यूट है, ये भी हो, ये एक सिस्टम है। इसमें कई सब सिस्टम्स काम करते हैं। जैसे यहाँ कुछ लोग काम करते हैं सिर्फ ये देखने के लिए कि साउंड सिस्टम ठीक काम करे, वो एक सब सिस्टम है। प्रोजेक्टर ठीक काम करे, सफाई टाइम पे होती रहे, बाकी जितने यंत्र हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सब ठीक काम करें, पानी की व्यवस्था ठीक रहे, टीचर्स की जो क्लासेस का शेड्यूल है वो ठीक रहे। ये बहुत सारे सिस्टम्स हैं। इन सारे सिस्टम्स को मिला के बनता है एक बड़ा सिस्टम। ठीक वैसे ही समाज एक सिस्टम है जो बहुत सारे सब सिस्टम से मिलकर बनता है। उनमें से एक सब सिस्टम केवल ये काम करता है कि समाज की बुनियादी मान्यताएं सब लोग ठीक से फॉलो करें, क्योंकि यदि समाज में सहमतियां नहीं होंगी, एक शब्द होता है वैल्यू कंसेंसस। वैल्यू कंसेंसस, वैल्यू कंसेंसस का मतलब हुआ मूल्य पर सहमति, मूल्यों पर सहमति। और इसका मतलब यह है कि किसी भी समाज के समाज बनने के लिए जरूरी है कि उस समाज में कुछ बुनियादी मूल्यों पर सामाजिक सहमति होनी चाहिए। सब लोग उन मूल्यों को मानेंगे तो समाज शांति से काम करेगा, कुछ लोग नहीं मानेंगे तो समाज में तनाव होंगे, बिखराव हो जाएगा। तो हर समाज की एक जिम्मेदारी होती है ये व्यवस्थित करना, निश्चित करना, सुनिश्चित करना कि समाज के सब लोग उन मूल्यों को ठीक से फॉलो करें। उसको करने के लिए जो कल की क्लास में अंतिम बात बताई मैंने आपको, उस सिस्टम का नाम है सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण। और सोशल कंट्रोल का मैकेनिज्म किसी भी समाज में 2 तरीके से होता है। एक तो ये कि हम किसी को ठीक से समझा दें, उसको अनुकूलित कर लें, उसको अपने जैसा बना दें। एक तो ये होता है। देखिए, एक शब्द आपने सुना होगा शोषण, एक्सप्लॉयटेशन। और शोषण करने वाले भी 2 तरह के लोग हैं। एक वो जो शोषण के फाइन आर्ट में एक्सपर्ट हैं, एक जो उसमें एक्सपर्ट नहीं है। दुनिया में कोई भी शोषण करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि किसी को मार पीट के शोषण कर लीजिए, लेकिन उसमें शोषित व्यक्ति को ये पता होता है कि मेरा शोषण हो रहा है। वो गुस्से में भी रहता है और ताक में रहता है बेसिकली। और जिस दिन उसको मौका मिल जाता है अपने शोषण की व्यवस्था या व्यवस्थापक को समाप्त करने का, उस दिन व्यवस्था या व्यवस्थापक समाप्त हो जाता है। ये शोषण का घटिया तरीका है ना? जिसको ठीक से करना नहीं आता वो इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कई घरों में आप देखेंगे कि किसी को डोमेस्टिक हेल्प के तौर पर रखा हुआ है, घर में काम दिया हुआ है, नौकरी दी हुई है, और उससे अमानवीय बर्ताव करते हैं। इतने घटिया घटिया लोग इस समाज में हैं। मुझे 3-4 साल पहले एक स्टूडेंट ने बताया कि वो जिस घर में रहती थी मुखर्जी नगर में, उसमें एक छोटा सा बच्चा नौकर था, और उस घर की मालकिन इतनी खराब महिला थी कि उस बच्चे की छोटी छोटी गलतियों पर प्रेस गर्म करके उसकी पीठ पे लगा देती थी। ऐसी हरकतें वो करती थी। और वो ये कई कई मालिक लोग ये मान के चलते हैं कि यदि किसी को हम सैलरी दे रहे हैं, नौकर रखा है, तो वो 24 घंटे का नौकर है। कभी भी सोता हुआ देखिए तो गुस्से में आ जाते हैं कि सो कैसे रहा है। तो ऐसे लोग भी हैं। लेकिन उस बच्चे की मनस्थिति पर आप गौर कीजिए कि यदि किसी दिन उसको मौका मिल गया, वो उठा, उसने देखा घर में सब सो रहे हैं और वो खूंसट महिला भी सो रही है, गहरी नींद में है, और उसको वही प्रेस दिख गई कहीं पर, और उसने उसको फुल उस पर गर्म कर दिया, लिनन के कपड़े के लिए गर्म कर लिया, हाईएस्ट उसकी जो गर्मी हो सकती है वहां कर लिया। और गलती से 2 प्रेस मिल गई, दोनों गर्म कर लेगा वो, तो उस दिन दोनों हाथों में हथियार लेके जाएगा ना, और एक ही बार में ऐसा चिपकाएगा कि उसके बाद वो हड्डी ही चिपक के बाहर आएगी, त्वचा तो नहीं बचेगी। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा, उसका लगातार एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, नाराजगी है, तनाव में रहता है, विद्रोह का भाव है, और बगावत का भाव जिस दिन मौका मिलता है उस दिन व्यक्त हो जाता है, उस दिन तो बगावत हो जाती है। दूसरा होता है शोषण का फाइन आर्ट, जो कलात्मक तरीके से करते हैं। वो शोषित व्यक्ति को एहसास नहीं होने देते कि उसका शोषण हो रहा है, बल्कि कभी कभी तो ये एहसास करवा देते हैं कि उसके लिए गौरव की बात है कि उसका शोषण हो रहा है। ऐसे लोग बड़े कायदे के होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, और आमतौर पर ये काम संस्कृतियां, सभ्यताएं ज्यादा अच्छी तरीके से करती हैं। जैसे भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति आमतौर पर ऐसी है कि वो ऐसी स्थिति नहीं है कि आप बहुत खुश हों उसको लेकर, है ना? जो महिलाएं घर में काम करती हैं, घर में रहती हैं, दिन भर घर में रहना, बोर हो जाना, कुछ नयापन जीवन में ना होना, रोज वही चूल्हा चौका बर्तन झाड़ू सब वही काम करना, कितना बोरियत भरा काम है। उसके बाद भी कोई सम्मान न मिलना, घर की आय में उनकी हिस्सेदारी है ऐसा कोई श्रेय उनको नहीं मिलता है। अब वो महिला इस जीवन को जीते हुए भी शोषण की शिकायत उसके मन में ना पैदा हो, इसका तरीका होता है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग बड़ा शब्द मनोविज्ञान में आइडियोलॉजिकल कंडीशनिंग कहते हैं। इसका मतलब किसी के मन में ऐसे विचार बैठा देना जो है तो आपके फायदे में, पर उसको लगता हो कि उसके फायदे में है। जैसे उसको बीच में गीत सुनाना, भारत की जो नारियां हैं उनकी बात ही अलग है, दुनिया भर में ऐसी नारियां नहीं होती हैं।
ममता से भरी हुई, त्याग से भरी हुई, दया से भरी हुई, ऐसी नारियां दुनिया में कहीं नहीं होती हैं। भारतीय नारी सबसे पहले खाना कभी नहीं खाती, लास्ट में खाती है, बचता है तो, बच जाए तो, वरना खुरस खुरस के खाती है। ये सब बचपन से कह के लड़कियों को बचपन से ऐसा बना देते हैं कि उनको लगने लगता है बहुत शानदार बात है। और उसके बाद यदि कोई पुरुष किसी महिला से कह भी देना कभी कि आपके तो अधिकारों का हनन हो रहा है घर में, कहेगी मुंह नोच लूंगी, मुंह झोंसा नहीं का, इतना गौरवपूर्ण मेरा जीवन है, मजाक समझते हो? त्याग, नारी त्याग के लिए पैदा होती है, वो खुद ही बोल रही है। वो पुरुष समझा रहा है ये तुम नहीं बोल रही, तुमसे बुलवाया जा रहा है। नहीं नहीं बोल रही हूँ, खबरदार जैसी बातें कही, मेरा दिमाग खराब करते हो। मैं इसी में खुश हूँ, मेरा परिवार ही मेरा जीवन है, मेरा पति ही मेरा जीवन है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है ना। अगर आपको कोई स्त्री ऐसा बोलता हुआ दिखे, ऐसी बोलते हुए दिखे, इसका मतलब सिर्फ इतना समझना कि उसकी कंडीशनिंग ठीक से की गई है। और कंडीशनिंग का मतलब है कि वो अपने मन की बात नहीं बोल रही है, उसको जो सोचवाया गया है वो उसको सोचने की आदी हो गई है और उसके मूल्य वैसे ही बन गए हैं। ये बात केवल महिलाओं की नहीं है, ये किसी की भी हो सकती है, दलित की भी हो सकती है, मतलब जो भी समाज में वंचित स्थिति में है, यदि उसको उसके वंचन के विचारों से दूर करने के लिए कुछ मोटी मोटी सुंदर सुंदर मीठी मीठी बातें सिखा दी जाएं और वो खुद ऐसी बातें बोलने लगे, तो इसका मतलब वो कंडीशनिंग का शिकार है। समझ गए बात ठीक से? चलिए, तो शोषण का ज्यादा अच्छा तरीका है कंडीशनिंग, और इसका मतलब है उस व्यक्ति के सॉफ्टवेयर को ही ऐसा बना दो कि वो आपके खिलाफ सोच ही ना पाए, उसको ये लगने लगे कि वो तो बेस्ट कंडीशन में है। तो कंडीशनिंग का मतलब है सोचने का तरीका ही बदल दो। ये सबसे शानदार स्थिति होती है, मतलब बुरी स्थिति है, लेकिन हाँ, जिनको करना ही है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा मैकेनिज्म है। अब इसी मैकेनिज्म को समाज इस्तेमाल करता है। कितने सारे बच्चे पैदा होते हैं, ये कल को समाज में शामिल होंगे, ये जीवन भर शांति से समाज का हिस्सा बने रहें, तनाव बिल्कुल पैदा ना करें। इसका पहला तरीका है समाजीकरण, और समाजीकरण मैंने कल ही आपको बताया था, इसका मतलब है कि जो बच्चा जन्म के समय न तो सोशल है, न अनसोशल है, न एंटी सोशल है, बल्कि ए सोशल है, उसे सोशल बनाना है। ए सोशल को सोशल बनाने की प्रक्रिया सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण। समाजीकरण जीवन भर चलता है, ऐसा नहीं कि एक बचपन की बात है, जीवन भर चलता है। शुरुआती दौर में उसको बोलते हैं प्राथमिक समाजीकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन, जो बचपन में है। और बचपन के बाद जीवन भर जब भी समाज कुछ नया आपको सिखाता है वो है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, जो लगभग व्यक्ति अपनी मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता ही है समाज से, ये चलता ही रहता है, किसी एक समय की बात नहीं होती है। जिस व्यक्ति का समाजीकरण ठीक से हो गया, इसका मतलब पता क्या होता है? आपने बड़े बूढ़ों के मुंह से सुना होगा कि आजकल बच्चों में सब कुछ संस्कार नहीं है। संस्कार उनको लगता है आखिरी पीढ़ी उन्हीं की थी, और मजे की बात है कि उनके पेरेंट्स को भी लगता था कि आखिरी पीढ़ी उन्हीं की थी। हर पीढ़ी के बुढ़ों को लगता है कि संस्कार खत्म हो गए हमारे साथ ही, हम आखिरी संस्कारवान पीढ़ी हैं, उसके बाद संस्कार बचे नहीं। आपको बूढ़ों की बात सुन के ऐसा फील हुआ कभी कि संस्कारों को लेकर बहुत तनाव में रहते हैं वो लोग कि अब खत्म हो गए संस्कार, जबकि आप साबित करते हैं कि नहीं है संस्कार, आप भरोसा रखिए हैं, उनको भरोसा नहीं होता होगा। ये जो होते हैं ना संस्कारी बच्चे का बेसिक मतलब है जिसका ठीक से समाजीकरण हुआ है, और ऐसा समाजीकरण हुआ है कि वो एक व्यक्ति नहीं बचा है, टाइप बन गया है। टाइप का मतलब समाज को जैसा पीस चाहिए था ठीक वैसा पीस बन गया है। समाज की फैक्ट्री में उसके खांचे में से वही पीस निकला है जैसा पीस चाहिए था, जो हर चीज मान लेता हो, विरोध न करता हो, विद्रोह तो कतई ना करता हो। अगर पापा ने कह दिया कि बेटा, तो उसके बाद वो चू भी नहीं करता हो। रोज सुबह शाम दोपहर जब जब पेरेंट्स दिखे उनके पैर छूता हो, हर बड़े के पैर छूता हो। अगर किसी बड़े ने आदेश दिया है तो उस पर किंतु परंतु का सवाल ही नहीं, हर चीज को मान लेता हो। धार्मिक व्यक्ति, ये लंबी दाढ़ी वाले व्यक्ति देखते ही चरण में लौट जाता हो। संस्कारी बच्चा वो होता है। और ऐसे बच्चे जिस देश में ज्यादा होंगे उस देश में विद्रोह कभी नहीं होगा, क्रांति कभी नहीं होगी। भारत के इतिहास में क्रांतियां आमतौर पर नहीं हुई हैं क्योंकि ये संस्कारी बच्चे बहुत सारे हैं। भारत एक संस्कार प्रधान देश है। खेती प्रधान है कि समस्या प्रधान है कि संस्कार प्रधान है, समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ, अभी की स्थिति में संस्कार प्रधान कह लीजिए। हाँ हाँ हाँ, वो तो एक्टिंग है। एक्टिंग में क्या बुरी बात है? कह रही कभी कभी ये भी तो हो सकता है कि सामने वाला चाहता है कि उसका आदर करे, इसलिए हम उसका आदर कर रहे हैं। जैसे मैं तो खड़े हुए, तो मैं समझ रहा हूँ इस बात को, ठीक है, ऐसा तो हो ही सकता है। इसमें कौन सी खास बात है? ऐसा तो हो ही सकता है कि आपको लग रहा है कि आदर मन से तो नहीं आ रहा, लेकिन कर देते हैं क्योंकि उम्मीद कर रहा होगा। ऐसा तो होता ही है। हाँ ठीक है, सामान्य है, ये सब सामान्य है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप सामाजिक दबाव में कुछ कर रहे होते हैं, मन से नहीं कर रहे होते, ऐसा होता है, सामान्य बात है। तो समाज के 70-80% बच्चे संस्कारी हो जाते हैं। जो बाकी हैं उनको ठीक करने के लिए दूसरी व्यवस्था है जिसका नाम क्या था? पुरस्कार और दंड की व्यवस्था। देखो, पुरस्कार मिलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। ठीक, मैं आपकी बहुत सारी धारणाएं खारिज करने के मूड में रहता हूँ। रोज आपको बहुत सारी धारणाओं पर हथौड़ियां पड़ने वाली हैं। किसी को पुरस्कार मिलने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो सचमुच एक अच्छा व्यक्ति है। किसी को दंड मिलने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो सचमुच एक बुरा व्यक्ति है। पुरस्कार और दंड का सिर्फ इतना मतलब है कि जिस व्यवस्था ने पुरस्कार या दंड दिया, उस व्यवस्था के मूल्यों के हिसाब से ये व्यक्ति एडजस्ट हो गया और ये एडजस्ट नहीं हुआ। एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। न्यूटन एक बहुत शानदार वैज्ञानिक था। न्यूटन जैसा व्यक्ति जिस देश में होगा उसके लिए गर्व की बात होनी चाहिए। पर न्यूटन का अपने समाज में खूब अपमान हुआ क्योंकि उसने बाइबल की कुछ बातों पर सवाल खड़ा कर दिया। गैलीलियो को तो इतना प्रताड़ित किया गया और गैलीलियो को अंत में माफी मांगनी पड़ी। हालांकि उसने माफी बहुत कलात्मक तरीके से मांगी। वो माफी ऐसी थी कि समझ नहीं पा रहा कौन कैसे माफी मांग रहा है, लेकिन उसने माफी मांग ली अंत में। इस भाषा में मांगी कि यद्यपि मैंने जो प्रयोग किए थे अपने हिसाब से एकदम ठीक किए थे और मुझे भरोसा है कि निष्कर्ष भी मेरे ठीक हैं, किंतु फिर भी मैं माफी मांगता हूं कि इससे ठेस पहुंची है। अब उसको पढ़ के समझ नहीं आता कि दरअसल वो क्या कहना चाह रहा है। उससे माफी मांगी, कुछ लोगों ने मंगवाई, उसको दंडित किया, प्रताड़ित किया। ब्रूनो एक विचारक हुआ
जिसने कहा था कि ये जो प्रकृति है ना, ये ईश्वर का ही रूप है। और ईसाई लोग इस बात को नहीं मानते, मुसलमान भी नहीं मानते, यहूदी भी नहीं मानते, पर उसमें चर्च बहुत आक्रामक था। और उस व्यक्ति ने दो बातें बोल दी। एक तो ये कहा कि संपूर्ण प्रकृति ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है, और दूसरा ये बोल दिया कि व्यक्ति मरने के बाद फिर से जीवित होता है, पुनर्जन्म होता है, जो भारत में चलता है सिद्धांत, उसने उसको मान लिया। इस बात पर ईसाइयत ने उसको 7 साल का दंड दिया, जेल का। और जब 7 साल बाद जेल से निकला तो उससे फिर पूछा कि बेटा सुधर गए कि नहीं सुधरे? तो उसने कहा मेरे विचार वही हैं, ये ईश्वर की ही अभिव्यक्ति प्रकृति है और पुनर्जन्म होता है। इस बात पे नाराज होकर चर्च ने 1600 ईस्वी में उसको चौराहे पे खड़ा करके जिंदा जला दिया, जला के मार दिया। ये उसका दंड था। जबकि दर्शन पढ़ते हुए, विज्ञान पढ़ते हुए हमें लगता है कि न्यूटन और गैलीलियो से ज्यादा सम्मान का पात्र कौन हो सकता है? दर्शन की दुनिया में ब्रूनो से ज्यादा महान कौन हो सकता है? सुकरात जैसा कौन महान हो सकता है? उस सुकरात एक बदसूरत किंतु बहुत स्मार्ट आदमी था, दिखने में बदसूरत था। मतलब ऐसी कहानियां हैं बहुत सारी, लेकिन ऐसा शानदार आदमी दुनिया में शायद 2-4 हुए होंगे। भारत में तो एक कबीरदास छोड़ के मुझे कोई दूसरा दिखता नहीं उसके बराबर का आदमी। सुकरात का युवाओं पर बड़ा गहरा प्रभाव था। सारे युवक युवतियां उनके दीवाने थे, उनसे बात करके उनको मजा आता था। कितनी तार्किक और सधी हुई बात करता था सुकरात, बच्चे उसके दीवाने थे। तो सुकरात ने बहुदेववाद का विरोध किया। उसने कहा ईश्वर होगा तो एक ही होगा भाई।